गैस का, इस सब में इलास्टिसिटी किसका ज्यादा है? ठोस का। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ठोस की इलास्टिसिटी ज्यादा है। ठोस की इलास्टिसिटी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ठोस ज्यादा कठोर है। सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है क्वार्ट्ज कांच की। किसकी होती है? क्वार्ट्ज कांच की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। और उसकी प्रत्यास्थता भी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या होता है? कठोर होता है। लाइव हो गया। इसमें से कितने बच्चे हैं चला जो नहर के उधर रहते हैं, उस साइड? हाँ, कितने हैं जो नहर के इधर रहते हैं? वेरी गुड। आ जाइए इधर। नाम बस ऐसे ही पूछ रहे थे। इधर इधर इधर। शुरू करें? वीडियो चल रहा है ना? साउंड चेक करो। अब चला, विकृति क्या होता है, यही ना? आज हम लोग इस चैप्टर का समापन कर देंगे। व्हाट इज विकृति? रिकॉर्डेड वीडियो जिनका नहीं चल रहा है, आप ऐप इन्फो में जाइए, पहले उस पर दबाए रखिए, ऐप इन्फो आएगा। ऐप इन्फो में जाके सारा डेटा क्लीन कर दीजिए, डेटा क्लियर कर दीजिए मेमोरी का, तो आपका फिर से वो चलने लगेगा। ये पता, हम रहते हैं भागलपुर में, भागलपुर वाला का सर्वे थोड़े हो रहा है। विकृति बराबर, विकृति क्या होता है चला, जब आप किसी चीज को खींचते हैं, वो विकृत होता है कि उसी रूप में रहता है? विकृत होना मतलब वो अपना मूल लंबाई को परिवर्तित कर देता है। बोलो न रे। तो इसका फॉर्मूला होता है, विकृति को हम लोग स्ट्रेन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परिवर्ती लंबाई बटा मूल लंबाई। परिवर्ती लंबाई बटा कौन लंबाई? मूल लंबाई। अब बताइए, परिवर्ती लंबाई होगा तो उसका भी एसआई मात्रक मीटर होगा, अब मूल लंबाई होगा तो उसका भी एसआई मात्रक मीटर होगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसका कोई मात्रक और बीमा होगा? विकृति मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। ये क्या है चला? मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। विकृति क्या है चला? मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। विकृति क्या है? मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। कहते हैं परिवर्तित लंबाई और मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? विकृति। विकृति बराबर होता है परिवर्तित लंबाई बटा मूल लंबाई, दोनों का एसआई मात्रक मीटर मीटर होता है, ये कट जाएगा, और ये मात्रकहीन और क्या है? बीमाहीन। लंबाई में परिवर्तन, अब देखो चला, कहते हैं लंबाई में परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन में परिवर्तन को आयतन विकृति तथा आकृति में परिवर्तन को अपरूपण विकृति कहते हैं। विकृति तीन प्रकार का, एक तो उसकी लंबाई में परिवर्तन कर दीजिए, एक तो लंबाई में परिवर्तन कर दीजिए, तो एगो मैम अभी गई है बउआ लेके बेचारी बीपीएससी का बैच करने। ये इतना बड़ा बउआ है, हमको लगता है 1.5-2 साल से ज्यादा का नहीं। अब लेकिन बाबू, जॉब ऐसा चीज है कि सबको चाहिए, कोशिश करना, करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन बीपीएससी ऐसा चीज है कि हार जाओगे मामला। कहते हैं परिवर्तित लंबाई बटा मूल लंबाई। अगर चला लंबाई में परिवर्तन होगा तो उसे हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन होगा तो उसे हम क्षेत्रीय विकृति कहते हैं। और अगर आकार में परिवर्तन होगा तो उसे हम अपरूपण विकृति कहते हैं। ये तीन प्रकार का विकृति है। लंबाई में परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन में परिवर्तन को आयतन विकृति तथा आकृति में परिवर्तन को अपरूपण विकृति कहते हैं। अब एक है प्रतिबल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? अब प्रतिबल बराबर भी होता है बल बटे क्षेत्रफल।
दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, आप प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ठीक ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये जो बल है वो ऐसे है, और ये जो बल है वो ऐसे है। ये दबाव वाला बल है, ये खिंचाव वाला बल। अगर खिंचाव होगा तो स्ट्रेस होगा, ऐसे करेंगे तो दबाव होगा। देखो इसका डिफिनेशन कैसे होगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले खिंचाव बल को प्रतिबल कहते हैं। यूनिट तो दोनों का सेम हो जाएगा, अगर आप यूनिट निकालिएगा चला जी, तो यूनिट दोनों का सेम हो जाएगा। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, इसका यूनिट अगर हम निकालेंगे एसआई मात्रक, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू केजी मीटर पर पावर -1 सेकंड पर पावर -2 ml -1 t-2, ठीक है। ml -1 t-2, और इसी को हम लोग चला पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूटन का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन का क्या हो गया, आप मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो गया, यहां से केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा ना, पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ml -1 t-2, इसी को हम पास्कल कहते हैं। कहते हैं बल के विरुद्ध, मतलब बल के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल। ऐसे प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका बीमा हो जाएगा ml -1 t-2। अब हुक का नियम, एक बात बताइए, जितना ज्यादा प्रतिबल होगा खिंचाव बल, विकृति उतना ज्यादा होगा कि उतना कम होगा? प्रतिबल यानी खिंचाव बल जितना ज्यादा होगा, विकृति उतना ज्यादा कि कम? तो चला, हुक का नियम कहता है कि प्रतिबल जो है समानुपाती होगा विकृति के। प्रतिबल समानुपाती किसके होगा? विकृति के। प्रतिबल समानुपाती होगा किसके? विकृति के। तो प्रतिबल जितना ज्यादा होगा, विकृति उतना ज्यादा होगा। तो हम कहते हैं चला, प्रतिबल जो है बराबर के इंटू विकृति। प्रतिबल बराबर क्या होगा? या इसी को हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक से डिनोट करते हैं, ई इंटू विकृति। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा प्रतिबल अब बटा विकृति। ई बराबर क्या हो जाएगा? चला, प्रतिबल अब बटा विकृति। तो इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है, अब प्रतिबल का हो जाता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का क्या हो जाता है? अब विकृति का कोई यूनिट होता नहीं है। तो ई को जो है, ई जो ई है, इसको हम लोग लिखते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है ये? चला, तो बताइए, प्रत्यास्थता गुणांक का भी यूनिट जब इसका होता नहीं है तो इसका खाली होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, पास्कल है ना होगा। इसका भी यूनिट चला, प्रत्यास्थता गुणांक का भी यूनिट पास्कल होता है। कहता है हुक का नियम, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आप प्रतिबल लगाइएगा उतना ज्यादा विकृति होगा, विकृत उतना ज्यादा ना होगा। तो प्रतिबल समानुपाती विकृति, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ई आएगा, ई इंटू विकृति, ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ई क्या है? ई क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक का सही मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब देखो चला, प्रत्यास्थता गुणांक अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यास्थता गुणांक, और अगर वही लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। कौन गुणांक कहते हैं? चला, अगर आयतन में परिवर्तन हो जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक।
और अगर आकार में परिवर्तन हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं दृढ़ता गुणांक। इस सब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर या पास्कल। प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, सबका एसआई मात्रक क्या है? आदर्श तरल वह तरल है जिसमें कोई घर्षण ना हो। आदर्श तरल वह तरल है जिसमें कोई घर्षण हो कि नहीं हो। कहते हैं आदर्श तरल घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। लेकिन बताओ कोई तरल आदर्श है क्या? ऐसा कोई तरल है जिसमें घर्षण रगड़ होवे नहीं करे? ऐसा कोई तरल पृथ्वी पर संभव नहीं है। अब देखो हमने आपको जो बताया वो ये बताया कि एक होता है विकृति। क्या होता है चला? विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन अब बट मूल लंबाई ना, लंबाई में परिवर्तन अब बटा मूल लंबाई। ये दोनों का अगर हम यूनिट करें तो ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, तो ये दोनों कट जाएगा ना। विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन अब बटा मूल लंबाई। सही कि गलत? अब चला एक हमने पढ़ा प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन ये बल कैसा है? दबाव का कि खिंचाव का? खिंचाव का है। तो बल का हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुक्स लॉ। किसका नियम? हुक का नियम। हुक का नियम क्या कहता है? जितना ज्यादा प्रतिबल होगा उतना ज्यादा क्या होगा? विकृति होगा। जितना ज्यादा प्रतिबल होगा उतना ज्यादा क्या होगा? विकृति होगा। तो प्रतिबल जो है, प्रतिबल जो है बराबर ई इंटू विकृति होगा। ई इंटू क्या होगा? विकृति हो। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबल आप बटा विकृति। तो प्रतिबल का विकृति का तो कोई यूनिट होता नहीं है। होता है क्या? प्रतिबल का होता है। प्रतिबल का सबको पता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। इसके बाद इसको हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है चला, प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। प्रत्यास्थता गुणांक अलग अलग प्रकार का है। लंबाई में परिवर्तन होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन में परिवर्तन होगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आकार में परिवर्तन होगा दृढ़ता गुणांक। लेकिन सबका यूनिट क्या होता है? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। आदर्श तरल वो तरल होता है जिसका कोई विरोध ना हो और संपीड्य हो, घर्षणहीन हो। लेकिन क्या प्रकृति में आदर्श तरल संभव है? नहीं है। उसके बाद हम आते हैं चला, हम आपको पढ़ाए थे बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली के सिद्धांत में हमने आपको कहा था कि दाब अगर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, और दाब अगर घटेगा तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और इसमें हमने आपको यह भी कहा था कि बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित, याद है? उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि भैया अगर प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि गति ऊर्जा बढ़ेगा तो वहां दाब क्या हो जाएगा? घट जाए। दाब घटेगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में खिंचा जाइएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था सीमांत वेग। कौन वेग? सीमांत वेग। सीमांत वेग, दो वेग हम लोगों ने पढ़ा था, एक सीमांत वेग और एक क्रांतिक वेग। याद है? एक सीमांत वेग और एक दूसरा क्या? क्रांतिक। तो सीमांत वेग हमने कहा था क्रांतिक वेग होता है जिससे कम प्रवाह होगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और जिससे ज्यादा वेग होगा तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। सही है ना? सीमांत वेग हमने कहा था कि अगर किसी वस्तु को आप ऊपर से नीचे गिराते हैं तो पहले उसका वेग बढ़ता है और फिर उसका वेग क्या हो जाता है? नियत। फिर उसका वेग क्या हो जाता है? नियत हो जाता है। पहले उसका वेग बढ़ेगा और फिर उसका वेग क्या हो जाएगा? नियत हो। यही वेग ना है? यह वेग कौन वेग कहलाता है? सीमांत। अगर पैराशूट से कोई वेग कूदेगा तो वह किस वेग को प्राप्त करेगा? किस वेग को प्राप्त करेगा? सीमांत वेग को प्राप्त करता है। ठीक है?
इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ससंजक बल और संजक बल। ससंजक बल समान अणुओं के बीच लगता है और संजक बल असमान अणुओं के बीच लगता है। पृष्ठ तनाव के बारे में हमने कहा था कि जो द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है, वही ना पृष्ठ तनाव है। श्यानता के बारे में हमने पढ़ा था, द्रव के सतहों के बीच लगने वाला या गैस के सतहों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वही श्यानता है। जितना ज्यादा घर्षण बल होगा उतनी ज्यादा श्यानता। जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक। यही ना पढ़े थे। मधु की श्यानता ज्यादा, मधु का पृष्ठ तनाव ज्यादा, पानी का उससे कम, केरोसिन का सबसे कम। जो जितना ज्यादा फैलेगा ओकर पृष्ठ तनाव उतना कम। जो जितना ज्यादा फैलेगा ओकर पृष्ठ तनाव उतना कम। कम की ज्यादा। क्लियर है? यही ना पढ़े हम लोग। पानी के द्वारा ऊपर, देखिए चला एकदम इत्मीनान से समझिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पानी के द्वारा ऊपर के तरफ लगाया गया बल, बताइए पानी जो ऊपर के तरफ बल लगाता है ये कौन बल है? उत्प्लावन बल। पानी ऊपर के तरफ जो बल लगाता है वही ना उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल है। जैसे ही एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई कम होता है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? चला P बराबर रो जी एच न होता है, और गहराई कम होगा तो दाब का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट। बोलिए। ये बीपीएससी है। डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आता है। ठोस का दाब हमको पता है कि बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। चला तो इसमें वृद्धि करेंगे तो इसमें कमी आ जाएगा। कहता है डैश में वृद्धि के साथ ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आता है। क्षेत्रफल में वृद्धि कीजिए, दाब कम हो जाएगा। आंसर। क्षेत्रफल में वृद्धि कीजिएगा, दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उत्क्षेप बल और भार बल कार्य करते हैं, बताइए क्या होगा? भार बल नीचे की तरफ, उत्क्षेप बल ऊपर की ओर, एक दूसरे के विपरीत ना। उत्क्षेप बल और भार बल एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जहाजों की गति में वृद्धि, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऊपरी प्रणोद और भार, एक ऊपरी प्रणोद यही हुआ। चला ये जो ऊपर की ओर लगाते हैं इसी को ना हम उत्क्षेप बल, उत्क्षेप बल या ऊपरी प्रणोद बल या बॉयनेंसी फोर्स, बॉयनेंसी बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। या कौन बल कहते हैं? उत्प्लावन। बताइए क्या होगा? ऊपरी प्रणोद और भार एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ऊपरी प्रणोद कह दीजिए या उत्क्षेप कहिए या बॉयनेंसी कहिए या उत्प्लावन कहिए, बतवाई सेम ना। किसी वस्तु की तरल पदार्थ में रखे जाने पर उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? बॉयनेंट फोर्स। ऊर्ध्वगामी दबाव को बॉयनेंट फोर्स, उत्प्लावन बल, उत्क्षेप बल, ऊपरी प्रणोद, यही ना कहते हैं। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? उत्क्षेप। क्वेश्चन थर्ड एडिशन में यही ना है। यदि आप एक ग्लास को पानी के बर्फ पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह पिघल जाता है तो क्या होगा? जल स्तर में कोई परिवर्तन होगा? कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग, और 9/10 भाग नीचे रहता है। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप बल, डूब रहा है तो डूब रहा है तो ऑब्वियसली भार बल ज्यादा होगा ना, और उत्प्लावन बल कम होगा। बोलो हाँ या ना। डूब रहा, तैरेगा तो उत्प्लावन बल ज्यादा होगा। पढ़ाएं हम आपको, बताइए क्या होगा? पता, यदि कोई वस्तु डूब रही है, डूब रही है इसका मतलब भार बल क्या है? ज्यादा है। उत्प्लावन बल क्या है? उत्प्लावन बल जो है वो कम है।
बोलिए आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट। सी फॉर क्या? कैट। अगर तैरेगा तो उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, डूब जाएगा तो भार बल ज्यादा होगा, अब बीच में रहेगा तो दोनों बराबर होगा। याद आ रहा है? किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? उत्क्षेप बल। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि इसका घनत्व, जे तैरेगा उसका घनत्व कम, पानी से कम होता है। ई चला आपको बनाना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है अपेक्षिक घनत्व का, बताए भी थे हम आपको। अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, याद है? पदार्थ का घनत्व बटा, वैसे इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि यहां देखिए डायरेक्ट अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। तो देख लिया अपेक्षिक घनत्व इस सब में, इसमें भी मात्रक दिया, इसमें भी मात्रक दिया, इसमें भी दिया, इसमें नहीं दिया, यही आंसर होगा। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक और विमा होता है क्या? अब वैसे अगर बनाना चाहते हैं तो पदार्थ का घनत्व देख लीजिए, पदार्थ बोले तो चांदी का घनत्व, चांदी का घनत्व कितना दिया हुआ है? 10.8 गुना 10⁻³ आप पानी का घनत्व दिया हुआ है 10⁻3, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10.8। जल्दी लिख। हेलो। हम्म। कौन? कौन? हेलो। बताइए सापेक्षिक घनत्व किसके बराबर है? पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? वस्तु के भार से कम। हाँ, तैर रहा है रे, तैर रहा है तो वस्तु के उत्क्षेप बल वस्तु के भार से अधिक होगा। उत्क्षेप बल ज्यादा होगा तब ना तैरेगा। बोलो। ए लड़की सो रही है, आंख लग रहा है, अभी 2 सवाल पूछ देंगे बस चैन हो जाएगी। ये सब नहीं अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो या क्लास एब्सेंट है तो कुछ नहीं बुझाएगा, नहीं बुझाएगा तो इतना सुंदर हवा चलिए रहा है एक आध बार मार लेना है झपकी। ये सब है रात को देर रात तक जगने का नतीजा। ये चला आप ही समझिए, हम लोग भी जब पढ़ने जाते थे ना कभी कभार आप दूसरा के आपको कंटेंट से एकदम मतलब अभी रो देगी पट से, ये एगो बात पूछेंगे कुछ नहीं आता होगा, वो हमारा पता नहीं है। चला इतना तो विश्वास करो, हम जानते हैं तुम्हारी अपार इच्छा है कि पूछ ही लिया है लेकिन हम पूछेंगे नहीं, इसको माफ कर देते हैं। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इससे थोड़े होता है। चला जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होगा ना अपने लिए कुछ करने की, हम देखिए जैसे जैसे थ्योरी पढ़ाएं वैसे वैसे क्वेश्चन आपका बन रहा है। अगर आप में डेडिकेशन है तो बनेगा, नहीं डेडिकेशन है तो फिर नहीं बनेगा। पीछे आपने एकदम नहीं पढ़ाई की है तो थोड़ा की लगता है इतना आसान है इसको समझना। पीछे आप पढ़े हैं कि नहीं इस बात पर भी ये डिपेंड करता है कि अभी आपको कम से कम 5% नॉलेज आपको सब्जेक्ट का होना चाहिए, नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। पिछला चीज अभी याद ही नहीं होगा, अभी जो हम पढ़ाए हैं वो अभी आपको याद रिकॉल ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से, ये तो सीधा आर्किमिडीज हो जाए, पढ़ने ने है।
सीजीएस प्रणाली की कोई भी प्रणाली होगा तो मात्रक नहीं होगा विकृति। विकृति का कोई मात्रक होगा? एक ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही के सिकत्व के कारण एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों को आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है पृष्ठ तनाव के। सही है। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? एक टैंक एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा है। निम्नलिखित में से टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? इचला ऐसा है, ये टैंक भरा हुआ है आंशिक रूप से। कैसा भरा हुआ है? अब त्वरण के साथ है, मतलब चला सीधा नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा बताइए? व्हाट इज आंसर? ए की बी की सी की डी। देखिए द्रव के सतह गति की दिशा में ही नीचे गिरेगा, ई वाला पोर्शन जो होगा वो क्या होगा? ऊपर उठ। जैसे ब्रेक मारेगा तो ऐसे गिरेगा, पीछे पोर्शन उठेगा। ये आंसर होगा अगर त्वरित होगा। अगर त्वरित नहीं होगा, एक समान वेग से जाएगा, समतल रहेगा। द्रव की सतह केवल टैंक के केंद्र पर गिरती है, द्रव की क्षैतिज सतह नियत रहती है। ये तब होगा जब एक समान वेग से जाएगा। त्वरित होना मतलब वेग बदलना ना हो। अब वेग जब बदलेगा या ब्रेक मारते हैं तो आगे की ओर ना झुकते हैं, तो आगे की ओर नीचे जाएगा, पीछे का पोर्शन ऊपर जाएगा। तो द्रव की सतह गति की दिशा में गिरती है और टैंक के पीछे की ओर उठती है। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। ये नॉर्मल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका थ्योरी से बहुत खास लेना देना नहीं। रिकॉर्डेड नहीं चल रहा है तो ऐप को दबा के रखिए, ऐप इन्फो में जाइए, ऐप इन्फो में जाके जो क्लियर डेटा को क्लिक कीजिए, आपका चलने लगेगा। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। तैरने डूबने का मामला आर्किमिडीज का है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? तरल पदार्थ का घनत्व, उसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान, इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन, तरल पदार्थ के घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। यही ना? क्योंकि जितना आयतन पानी का विस्थापित करेगा उतना ही बल लगेगा। उत्प्लावन का केंद्र होता है विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक का संपाती। जितना पानी वो विस्थापित करेगा उतने ना उत्प्लावन बल लगेगा। किस सिद्धांत या नियम के पानी में तैरती है आर्किमिडीज? जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है। सही है। बिना भंजन के पदार्थ के विकृत होने की योग्यता, सिर्फ विकृत होने की योग्यता, पुनः अपने शेप में आना यह नहीं कह रहा है। तो घट्टेपन यानी प्लास्टिसिटी, यही कह देता है कि विकृत होने की योग्यता तथा पुनः अपने आकार में आने की योग्यता, प्रत्यास्थता। समझ में आ रहा है? पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु के प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है? 1 होता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ हो जाएगा, ये पीछे हम टक्कर में पढ़ाए थे आपको बहुत पहले, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर पढ़िएगा जो लोग नहीं पढ़े। न्यूटन के तीसरे नियम में पढ़ाए थे। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है? घनत्व पर। उत्प्लावन बल का परिमाण आयतन पर निर्भर करता है। जितना पानी का आयतन वो विस्थापित करेगा उतने बल लगेगा। घनत्व दे दिया है। आंसर क्या दिया है? आंसर नवका वाला में ठीक हो गया होगा। अच्छा पूर्णा वाला में ठीक है, नवका में गड़बड़ा दिया है। आयतन होगा। आयतन इज द राइट आंसर। आयतन नहीं रहेगा तो सेकंड आंसर घनत्व होगा। उत्प्लावन बल का डैश, उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। बता क्या होगा? परिमाण। अभी तुरंत न बताए हैं। निम्नलिखित में दाब का बीमीय सूत्र क्या है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल हो गया MLT-2,
आज क्षेत्रफल हो गया एल स्क्वायर, ये हो जाएगा एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2। आंसर अंकुर जी आप सवाल पूछिए। अच्छा मेरी बुक कब आएगी? आपकी बुक डिस्पैच हो गई होगी चला जी, आप पहुंच जाएगी बहुत जल्द, थोड़ा लेट पहुंचती है क्योंकि आई इंडियन पोस्ट से पहुंचता है। एक बांध में जल की गहराई कितनी है? एच तथा ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और टी बांध की क्या है? मोटाई। तो तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब, तो दाब चला मोटाई पर निर्भर करता है क्या? करता है। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन गहराई पर क्या होगा? आंसर बता। दाब जो है, द्रव पर लगने वाला दाब तीन ही चीज पर निर्भर करता है, रो जी एच। तो यहां तो क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए पर तो निर्भर करता नहीं है, मोटाई पर भी निर्भर नहीं करता, लेकिन गहराई पर करता है। तो किस किस चीज पर निर्भर करता है? रो पर, जी पर, एच पर। आंसर सही है। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है, तो कॉर्क तो तैरेगा, कॉर्क मतलब फॉर्म टाइप हो गया, और जबकि कील डूब जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? कॉर्क का घनत्व तो कम होगा इसलिए तैरेगा, कील का घनत्व तो ज्यादा होगा इसलिए डूब जाएगा। कौन आंसर होगा? कॉर्क का घनत्व तो अधिक है, लोहे की कील का घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक है, सही है ना? चला, अगर ये कॉर्क तैर रहा है, ये पानी है और ये क्या है? कॉर्क है, तो घनत्व तो बराबर हो जाएगा पानी का ज्यादा कॉर्क का, क्योंकि जो तैरेगा उसका कम ना। अगर लोहे की कील डूब गई है, ये पानी है, ये लोहा है, तो यहां घनत्व तो किसका ज्यादा? यहां घनत्व तो लोहा का ज्यादा, पानी का कम। बोलिए हाँ या ना। अब उस हिसाब से देख लीजिए ना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। काहे बतियाते रहता है, दोनों बदमाशे हैं। क्या जानते हो, मास्टर बनोगे ना तो बाप रे बहुत चीज पर पेशेंस रखना होगा। ऑल इज वेल। मास्टर बनोगे तो सबसे ज्यादा बच्चा जब बदमाशी करेगा बहुत गुस्सा आएगा। अब गुस्सा सबको आता है, ये ह्यूमन नेचर है। आपको हम यहाँ खड़ा कर देंगे चला, तो आप इतना ना स्ट्रिक्ट हो जाइएगा, कहने अभी आपको लगेगा ना ना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन टीचर जब आप बन जाइएगा तो आपको बड़ा स्ट्रिक्ट लगेगा कि यार छोटा गलत कर रहा है, इसलिए कि उसको लगता है टीचर को ये कि ये छोटा गलत रास्ते पर चल दिया है, ये अंधेरे में घुस जाएगा फिर मिलवे नहीं करेगा, ठीक है ना? तो टीचर को ये लगता है हमको किसी से चला दुश्मनी है? बताइए, आपसे हमारी कोई दुश्मनी है? किसी से इस बैच में जिससे हमको प्रॉपरली दुश्मनी हो? एक बंदा बता दीजिए जगरा से है? किसी से नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं सबको कि लगता है ना कि यार चुटाई गलत कर रहे हैं, चलने का तरीका गलत देख लेते हैं तो मियाज गर्म हो जाता है। किसी से देखते हैं हंसी मजाक कर रहा है तो लग जाता है कि ये कर मतलब इसको यहाँ कंटेंट पे फोकस ही कर ही नहीं रहा है, नहीं तो जो कंटेंट पे फोकस कर रहा है चला बगल वाला की कर रहा है उसको ये बात का पता नहीं है, जिस तरह से क्वेश्चन चल रहा है वो इसे भी नहीं कर पा रहा है। आज कंटेंट पे फोकस नहीं कर रहा है, गो 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 करेगा, ओकरा गोब रहा है, ओकरा गोब रहा है, पगला कहेगा। चला ये तुम समझ लो, ये तोहर मोक्ष है, ये जो लाइन लिखल है ना, ये वेद पुराण सब तोहर यही है, यही तोहर मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो कृपया इसको ग्रहण करें। दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल। देखो दाब बराबर क्या होता है? बल आप बटा क्षेत्रफल, इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रणोद आप बटा क्षेत्रफल, या इसी को हम कह सकते हैं अपथ्रस्ट
उत्प्लावन आप बटे क्षेत्रफल। आंसर बताइए क्या होगा। ए की बी की सी। डी फॉर डॉग ना, लिख लो तनी, हाथों चलाओ बाबू, नुनु शुगा। इसके आगे का सवाल बना लीजिएगा, अब बना लीजिए, जो डाउट होगा हमसे पूछ लीजिए। सब सवाल बनेगा A to Z। बन गया है, बना के देखिए। जितना थ्योरी ऊपर पढ़ाए लगभग उसी से नीचे वाला क्वेश्चन है। लिखा तो बना लीजिएगा पक्का। ये तो बना लीजिएगा, अभी तुरंत हम बनाए हैं। इसमें चांदी का घनत्व तो कह रहा है, आपेक्षिक घनत्व तो दिया हुआ है। आपेक्षिक घनत्व तो बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पदार्थ बटा पानी ना। पदार्थ का घनत्व आप बटे पानी का घनत्व, आपको दे दिया अपेक्षिक घनत्व दे दिया है 10.8। अब बराबर पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व, पानी का घनत्व दे दिया है 10 के पावर 3। अब पदार्थ का घनत्व होता है x, तो x बराबर हो जाएगा 10.8 गुना 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। पदार्थ का घनत्व का मात्रक होता है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। इसका भी होता है केजी पर मीटर क्यूब, इसका भी होता है केजी पर मीटर क्यूब। आंसर बता दीजिए क्या होगा। ए फॉर एप्पल लिख लिया। लिख लिए हो। चलो जी, मेरा क्लास अगर आप रेगुलर कीजिएगा तो क्वेश्चन बनवा देंगे। क्लास रेगुलर नहीं होगा, आनी मुनी हम नहीं जानी, गलत बोल रहे हैं आप। अभी क्लास अगर रेगुलर किए होंगे तो देख लीजिए, हम सब बता दिए हैं कि पदार्थ बटा पानी होगा कि पानी बटा पदार्थ होगा, बड़ा बटा छोटा कि छोटा बटा बड़ा, नहीं बताए हैं। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात, ये सब तो बोलना ही नहीं है। द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो दाब होगा अधिक। यदि हम किसी दिए गए बल का क्षेत्र बढ़ाते हैं तो इसका दाब कम हो जाएगा। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। जे डूब जाएगा, जो डूब जाएगा उसी का ना घनत्व ज्यादा होगा। लोहे की कील, एक सदिश राशि के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है। दाब। दाब की कोई दिशा नहीं होती। ये जो सदिश सदिश चैप्टर नहीं पढ़ा उसको दिक्कत होगा। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल। सही है। एकांक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। अरे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन है ना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही ना घनत्व कहते हैं, या घनत्व प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। आंसर बताइए। ए, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री से। ये अभी पढ़िएगा अगला चैप्टर में और डिटेल में। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता। ये भी अगले चैप्टर का सवाल है, हीट एंड टेम्परेचर में अभी आप पढ़िएगा। दोनों क्वेश्चन घेर लीजिए, 44 और 45, पूरा डिटेल में अभी हम लोग पढ़ने वाले। जैसे ही हम एक तरल पदार्थ में मुक्त सतह की गहराई में बढ़ते हैं, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा। P बराबर होता है रो जी एच। गहराई बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। सही कि गलत।
थ्रस्ट, प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? दाब। थ्रस्ट कहिए, अपथ्रस्ट कहिए। एक आदर्श तरल पदार्थ कौन है? घर्षणहीन और असंपीड्य ना। लास्ट लाइन यही था। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब बताइए क्या होता है? हम बोले थे नीचे अगर 100 है तो ऊपर में 80 होगा, और इसके अंदर का दाब 100 होगा, तो ऊंचाई केबिन का दाब तो ज्यादा ना होगा वायुमंडल से, क्या होगा? बाहर की तुलना में अधिक। बड़ा बढ़िया से एकरा पढ़ाए थे हम। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। वायु का जो दबाव होता है निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है, तो दबाव बराबर होता है चला रो जी एच। तो देखो तो रो के अनुपातिक है, जी के अनुपातिक है, गहराई के अनुपातिक है। तो यहां देखो तो घनत्व तो दिया है, गुरुत्वीय त्वरण और गहराई, तीनों में से जो दिया है वो आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा आंसर? पानी का घनत्व होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। बोलो रे। आप बर्फ का होता है 900 केजी पर मीटर क्यूब। बोलिए, बना लीजिएगा। हाँ, आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ डलवा देंगे।